हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर मराठे। और सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान महादेव से हम यही विनती करते हैं कि वो सब पे उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबके मनोकामनाएं जो भी हैं वो पूरी करे। तो उसी साथ में हम आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। पता है थोड़ा वीडियो में आने के लिए थोड़ी देरी हुई है, मगर एक जो मेरा कहना है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो उसकी ऑथेंटिसिटी या वो प्रैक्टिकल यूज़ में कैसे आए, इसके लिए हम सोचते हैं। तो आज भी हम जो गिल्ट और कंसाइंस के जो हमने जो वीडियोस बनाए हैं, साइक्लामैन से हमने जो शुरुआत की थी, उसके बाद में हमने डिजिटलिस के बारे में सोचा था। और आज का जो वीडियो है वो हम ऑरम और इग्निशिया दोनों के लिए हम आज बनाते हैं। तो ये दोनों भी रेमेडीज़ है ना, काफ़ी काम के रेमेडीज़ है। ये पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो मेडिसिन का डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर होता है, जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है, तो वो मेडिसिन ऑरममेट जो बनती है वो बनती है गोल्ड यानी सोने के लिए। तो सोना क्या है ना, हम जैसे हमारे बोली भाषा में हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये इंसान सोने जैसा है, इसका सोने जैसा दिल है। तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही है ना, क्योंकि ये बंदे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल ये बंदे होते हैं। तो आज हम कुछ केसेस देखते हैं और उससे हम ऑरमेट जानेंगे कि हम प्रैक्टिकली ऑरमेट कैसे दे सकते हैं। हमारे क्लिनिक में जब ऑरमेट आएगा, पेशेंट आएगा, तो हम कैसे दे सकेंगे। तो जो फर्स्ट केस जो मेरे पास के लिए आई थी, जिसमें मैंने ऑरमेट दिया था, तो ये जो केस थी ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस थी जो मेरे पास आई थी। एक पेशेंट थे काफ़ी नज़दीक की। तो उन्होंने उनको भेजा था, ये पेशेंट को। ये जो पेशेंट है उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि ये टाइल फिटिंग जो कहते हैं ना, मार्बल फिटिंग या टाइल्स फिटिंग, वो राजस्थान से ये पेशेंट थे और उनका वही जॉब था। तो राजस्थान से ही वो जॉब करने के लिए ये हमारे सिटी में आए थे। तो जैसे वो पेशेंट मेरे पास आए तो मैंने बोला कि बताओ आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। ऐसी थी ना कि उनको बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन हो रहा था और काफ़ी समय से हाइपरटेंशन की शिकायत चल रही थी। वो मेडिसिन भी ले रहे थे, मगर बीपी था उनका, वो कम नहीं होते जा रहा था। और उस दिन जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनका बीपी जब चेक किया था तो अराउंड 200 जो सिस्टोलिक था वो था, और 110 या 100 और डायस्टोलिक। तो जब मैंने वो चेक किया तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था कि यार इतना हाई बीपी लेके ये बंदा चल रहा है, ये काम कर रहा है और बीपी के टैबलेट भी ले रहा है, फिर भी बीपी कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है। तो जब वो आए थे, बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि बताइए। तो पहले तो शुरुआत कैसी की थी, उन्होंने बोला नमस्ते डॉक्टर जी, मेरा नाम ये है और मुझे आपके जो पेशेंट हैं तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। और उन्होंने काफ़ी बताया आपके बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार दिखा देते हैं। तो ऐसी शुरुआत हो गई थी। तो मैंने बोला कि ठीक है बताइए क्या हो रहा है, और ये जो बीपी आपका जो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, तो उसको लेके मन में कुछ परेशानी हो रही है क्या, या उसको लेके मन में कुछ टेंशन है क्या। तो वो बोले थे सर टेंशन ऐसा होता है ना कि जब मैं काम करता हूँ तो वो काम मेरे से नहीं हो रहा है, से कुछ काम होता है तो वो काम बहुत अच्छे से हो, और मेरा यही इंटेंशन होता है कि समय से पहले ही मैं वो काम जो भी है वो जो ओनर है घर के उनको मैं दे सकूं। तो ये मेरा पहले से ही है। तो यही सोच मेरी हर बार रहती है
मगर अभी ये बीपी की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ पे आए हैं तो कैसी चल रही है लाइफ, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या। तो उनके साथ में जो पेशेंट थे मेरे, सैनी जी, तो वो भी आए थे। तो उन्होंने बोला कि सर ये काफ़ी दिनों से परेशान हैं। आप उनको बोला कि आप डॉक्टर साहब को सब खुल के बताओ, सब चीज़ें जो भी चल रही है लाइफ में, तो वो आपको अच्छे से अच्छी दवाई दे सकेंगे। तो मैंने फिर उनको बाहर बैठने को बोला और पेशेंट को बोला कि ठीक है, आप बताइए कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या परेशानी है। तो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो ऐसी थी कि सर अभी क्या हुआ है ना कि जो मेरी बेटी थी वो किसी और के साथ में घर छोड़ के भाग गई। शादी के एक दिन पहले वो ऐसा हुआ था, स्थिति थी वो। अभी 6 महीने पहले ही ये चीज़ें हुई है घर पे। तो ये चीज़ें की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। और फिर मेरा कैसा था ना कि समाज में जो हमारा जो समाज है वहाँ का, वो ये सब चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेता है। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ ना कि फिर लोगों का सामना करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लोग जब सवाल पूछते थे तो फिर मैं तो टाल देता था वो चीज़ें, मगर मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा था कि जो मेरे चाचा थे, हमारे जॉइंट फैमिली है और मैं यहाँ पे रहता हूँ जलगांव में, वहाँ पे मेरी वाइफ और वो सब चीज़ लोग रहते हैं। तो एक दो बार चाचा जो है मेरे भाई, तो उन्होंने लड़की के चाचा यानी मेरे भाई, जो उन्होंने वहाँ पे से कॉल किया था कि ऐसा ऐसा है, बच्ची जो है वो काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात करती है, या कोई ऐसा है। तो मैं उनको बोल देता था कि नहीं, ऐसा होगा नहीं, और वो मेरी बेटी है, वो मुझे सब बताती है। जब मैं तो हर रोज़ कॉल करता हूँ, हर हर रोज़ सबकी खुशहाली, सबकी इसके बारे में मैं हर रोज़ बात करता था। तो वो मुझसे अच्छे से बात करती थी, बोलती थी। एक बार मैंने वो चीज़ को लेके भी अलग तरीके से उसको पूछा था कि कुछ ऐसा है क्या। तो उसने बोला नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर क्या हुआ ना कि हमने उसकी शादी तय की। और उस दौरान भी मैंने उससे पूछा कि ये लड़का अच्छा है, ये तू देख ले। तो वो बोल रही थी कि ठीक है, आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यानी सब चीज़ें जो थी वो मेरी बेटी के मन मुताबिक ही हम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने कोई ज़बरदस्ती की या थोपा उसके ऊपर या शादी कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर मैं वहाँ पे था। तो एक बार फिर वो बात कर हमारे मेरे सामने बात करते करते वो बाहर चली गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो इतने सारे जो लोग बोल रहे हैं, तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने के लिए थोड़ा फ़ोन हाथ में लिया। तो उसने फ़ोन मेरे हाथ से ले लिया और उसने बोला कि क्या कर रहे हो आप, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, या। तो ये जो चीज़ें उसने बोली थी वो मुझे काफ़ी हर्ट किया था वो दिन पे, क्योंकि आज तक उसने ये बात कभी बोली नहीं थी। और मैंने कभी भी उसके कोई भी डिसीजन में मैंने उसको अगेंस्ट कुछ किया नहीं था। और इस बार जब उसने ये बात बोली तो मुझे थोड़ा ये लगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं, बस देख रहा था। और फिर अगले ही दिन वो जो लड़की थी मेरी, वो लड़के के साथ में चली गई। और फिर वो चली गई। हालांकि वो लड़का जो था जिसके साथ में वो गई, वो मेरे ही साथ में काम करता था। तो मैं वो उसको पहचानता था, मगर कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होगी। और उसका परिणाम जो हुआ उसके बाद में कि सब लोग फिर बाद में बोलने लगे फिर। और ये सब चीज़ें ऐसी हुई थी।
मैंने बोला कि और कुछ ऐसी परेशानी जो आपको खाए जा रही है। तो उसने बोला कि नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। और मैंने बोला कि और भी कुछ चीज़ें हैं क्या आपको, उसको जो बेटी जो चली गई है तो उसको बारे में बहुत गुस्सा आ रहा है, या और फिर आपके रिएक्शन कैसी थी? तो मैंने बोला रिएक्शन तो हो थी मेरी, गुस्से वाली ही थी। और मैं यही बोल रहा था उसको कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैंने कुछ दिन उनको बात करना छोड़ दिया। फिर बाद में वो दोनों आए मिलने के लिए, मुझसे बात की। और फिर मैंने बोला कि तू अभी ना, तू सेपरेट रहे, तुम्हारा जो भी है ना, हालांकि मैं आपको सपोर्ट मैं करूँगा, मगर आप अभी घर पे मत रुको यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रुकोगे तो पूरा गांव अगेंस्ट है, सब लोग ताने मार रहे हैं। बाकी के जो उसके बच्चे हैं, यानी बेटी के पीछे जो भी लड़के लड़की थी, तो उनको परेशानी हो रही थी उसके बारे में। और सभी लोग बोल रहे थे कि ये इतना अच्छा इंसान और उसके साथ में ऐसा कैसे क्या हुआ। और हालांकि लोग मुझे अच्छे बोल रहे थे, फिर भी उनसे नज़र मिलाने में मैं बहुत हिचकिचा रहा था। यानी आज भी मैं गांव नहीं जाता हूँ, वहाँ पे मैं खुल से बात करता था, लोगों से मिलता था। मुझे बातें करना, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मगर अभी ऐसी स्थिति हो गई ना, तो मैं गांव भी नहीं जा सकता हूँ डॉक्टर साहब। मुझे बहुत शर्म आती है, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। और ये जो लड़की थी उसकी शादी मैंने मेरे घर पे ही, मेरे बहन के यहाँ पे जो मैंने उसको देना चाह रहा था, तो वो भी अभी मुझसे बात उसने भी करना छोड़ दिया है। क्योंकि हर जगह से पूरे समाज में हमारे जो फैमिली है उसकी इज्जत ये लड़की ने उछाली है। और मैंने काफ़ी पहले पूरे घर की जवाबदारी उठाई। मैं जलगांव आया, यहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। और फिर थोड़ा थोड़ा तिनका करके मैं पैसा इकट्ठा कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके शादी के लिए, इनके बच्चों के पढ़ाई के लिए भी मैंने पैसा लिया है। तो आज ऐसी चीज़ होने के बाद में उनके फ़ोन आने लगे हैं कि तुम पैसा कब दे रहे हो, क्या दे रहे हो, अभी के अभी आप वो पूरा पैसा ये करो। ये जो मेरे क्लिनिक में जो ये बातें हो रही थी, उसी दौरान उसके एक लेनदार का फ़ोन आया सामने। तो वो उनसे बहुत अदब से बात कर रहा होता ना, मैं दे रहा हूँ पैसे आपके, कहीं पे नहीं जा रहे हैं पैसे। तो ये बोलते बोलते वो थोड़ा बहुत, और फिर उसने वो जो फ़ोन था कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, ये करने के लिए उसने जो मेरे पेशेंट थे उनके पास फ़ोन दिया कि यार तू इनसे बात तो कर ले और इनको थोड़ा समझा। तो मेरे पेशेंट ने उनको समझाया कि मैं गारंटी लेता हूँ ये इंसान अच्छा है, डोंट वरी। तो ये पैसों का भी बहुत अभी टेंशन आ रहा है सर, क्योंकि अभी इतना धंधा भी नहीं हो रहा है, इतना बिजनेस भी नहीं है। और उसके साथ में इतने सारी चीज़ें जो हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर और रात को नींद नहीं आती है। नींद तो काफ़ी, यानी 6 महीनों से नींद ही नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। सब चीज़ें थी। तो मैंने वो पेशेंट को वहीं पे, जो बीपी था उसका 200 एंड 110, तो मैंने उसी क्लिनिक में ही उसको ऑरमेट 1M का एक डोज मैंने वहीं पे उनको दिया था। और उनको बोला था कि ज़रा 10 मिनट आप वहाँ पे रुको, फिर बाद में हम वापस से बीपी चेक कर लेते हैं। 10-15 मिनट के बाद में जब वो अंदर आए, तो हमने जो वापस से बीपी उनका जो चेक किया था, तो वो करीबन 170-90 तक था। और फिर ऐसे ही बीपी मैंने हर 10-10 मिनट में उनके तो जब बीपी 140-50 तक आया था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे काफ़ी अभी ठीक लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप ऐसा ही करो,
और एक एक घंटे के बाद में जो दवाई है, अगर पाल्पिटेशन कम नहीं होता है तो चालू रखो और मुझे फ़ोन करो। उनका फ़ोन यानी ये क्यों मैं ये केस बता रहा हूँ कि उनका जो फॉलोअप था वो काफ़ी बढ़िया था। उन्होंने मुझे करीबन 11 साढ़े 11 बजे रात को फ़ोन किया और मैंने बोला कि इतने रात को फ़ोन क्यों कर रहे हैं पेशेंट। तो मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसा होगा, शायद उसके लिए फ़ोन कर रहे होंगे। तो मैंने फ़ोन जब पिकअप किया तो उन्होंने वहाँ से बोला कि डॉक्टर साहब धन्यवाद कि आपकी दवाई से मुझे काफ़ी आराम आ गया है और थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गया था आपको फ़ोन करने के लिए, तो मुझे जो पेशेंट थे सैनी जी, उन्होंने याद दिलाया कि आप डॉक्टर साहब को फ़ोन किया क्या आपने। तो मैंने बोला कि अरे नहीं, मैं भूल गया था और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आपकी मेडिसिन से मुझे काफ़ी आराम आ गया है। यानी जैसे ही मैंने मेडिसिन ली तो मैं सो गया और सो के अब उठा हूँ, तो अभी मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आपको बता दें। तो ऐसी उसका फॉलोअप था। फिर परसिस्टेंटली फॉलोअप भी दिए, उनकी बीपी टैबलेट भी थी चालू, उसके साथ में हाँ, जो हमारी टैबलेट थी वो भी चालू था। और फिर उनका जो बीपी था परसिस्टेंटली वो 130 130 एंड 90 ऐसा करीबन चलते रहता था। खुश थे। तो ये केस थी। तो ये केस में हमने जो ऑरोमेट प्रिस्क्राइब किया, तो ऑरोमेट का जो बंदा होता है उसके बारे में अभी हम सुनने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली कैसा होता है ये ऑरोमेट। सबसे पहली चीज़ थी, वो बंदा काफ़ी चीज़ बहुत ध्यान से और उसका जो माइंड था वो बहुत क्लीन था सब चीज़ों के लिए करने के लिए। और काफ़ी पहले से ही उसने पूरे जो फैमिली थी उसकी जवाबदारी उसने ली थी। यानी वो पूरा ऐसा बंदा था ना कि वो खुद होके सब चीज़ें कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे एक रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। तो बहुत पहले जो राजस्थान छोड़ के यहाँ आया, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे पूरे केस में दिख रही थी। सेकंड जो चीज़ थी जो बहुत स्ट्राइकिंग थी कि उसकी जो बेटी थी उसने जो उसके साथ में किया था और उसका जो परिणाम हो रहा था कि वो अभी वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था समाज से या पूरे सोसाइटी से या घर वालों से, अपने बहन से। तो ये चीज़ें थी ना, ये चीज़ें थी एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड। ऑनर क्या होता है ना, हम जो काफ़ी प्रयास करके समाज में हम एक रुतबा बना देते हैं हमारा, और बहुत आदरणीय और सम्मानीय नज़रों से लोग हमें देखते हैं। वो कीमत हम हमारी करते हैं, समाज वो कीमत हमारी करता है कि ही इज़ अ ऑनरेबल पर्सन, ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये कभी बुरा नहीं करता है। तो ये चीज़ें थी और ये चीज़ें उसने बनाई थी। तो क्या हुआ ना कि लड़की के ऐसे किए की वजह से समाज में जो उसका मान था, सम्मान था, वो ब्रेक हो गया। और इसकी वजह से ना वो कभी किसी को नज़र मिला नहीं पा रहा था। यही रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम शेम। शेम क्या होता है ना, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन that arise from a perception of having something dishonored, immoral act। कुछ ऐसी गलत चीज़ जो घटित हो गई है, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है ये सब चीज़ों के लिए। और यही उसकी बीमारी का कारण था कि वो हर बार वो चीज़ें सोच रहा था। और फिर
उसी के साथ में पैरेलल रूब्रिक चलते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम डिस्यूड बीइंग। जैसे दो रूब्रिक है हमारे पास कि एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड और एलिमेंट फ्रॉम डिस्यूड बीइंग। तो बिट्रेड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि विश्वासघात, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रस्ट जिसके होता है वो ब्रेक करना। और डिस्यूड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है कोई मुझे मेरे फंसा रहा है या मेरे आँखों में धूल झोंक के कुछ चीज़ें कर रहा है, वो डिस्यूड है। तो उसकी जो लड़की थी, हालांकि सब चीज़ें उसके आँखों के सामने ही हो रहा था, मगर इसको ऐसा लगता था कि ये नहीं है, मेरी बेटी वैसी नहीं है। मगर जब उसने देखा कि वो जो फ़ोन पे बात करते करते बाहर चली गई, तो उसको लगा कि कुछ तो गलत है। या जब उसने वो फ़ोन उनके हाथ से छीना और उनको दो बातें सुनाई, तो वहाँ पे उनको बहुत बुरा लगा। दैट इज़ एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। ये चीज़ें साथ में रन हो रही थी और फिर उसको पश्चाताप भी हो रहा था। एलिमेंट फ्रॉम रिमोर्स एक रूब्रिक है हमारे पास। बहुत सारे रूब्रिक्स वो केस में जुड़ते थे कि उसको एक पश्चाताप भी हो रहा था कि यार काश मैंने मेरी बेटी की तरफ ध्यान दिया होता। डिल्यूजन निग्लेक्टेड, ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, दैट्स वाई ही डिजर्व्ड अ रिप्रोच। अब लोगों के ताने सुनने के लिए वो तैयार होना है, यानी ही इज रिस्पॉन्सिबल। उसने उसका जो कर्तव्य है, ड्यूटी, परिवार की तरफ जो ड्यूटी होती है वो उसने अच्छे से नहीं निभाई, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, और उसका फल अभी उसको भुगतना ही है। वो खुद को कंटेम्प्ट करता है, खुद को रिप्रोच करता है, खुद को सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार समझता है कि मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। रिप्रोचिंग वन सेल्फ एंड ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। तो ये चीज़ें पैरेलली उसके साथ में चल रही थी। दूसरा एक अलग एंगल उसके साथ में चल रहा था। ऐसा पूरे केस में मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, मगर मुझे मिला तो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा एक एंगल है कि एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग। ये काफ़ी बार मिलता है ऑरोमेट में। जैसे हम बहुत जवाबदारी लेते हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत लेते हैं, और जब इतने सारी जिम्मेदारियाँ खुद से लेते हैं तो क्या होता है ना, उसका एक एक्सेस बर्डन वो पेशेंट के ऊपर आ जाता है। वो हर एक का सोचने की कोशिश करता है कि मैं कैसे क्या उसको फुलफिल करूं। मेरे बेटी है, मेरी दादी माँ है, मेरी बीवी है, हर एक की जवाबदारी मैंने उठाई है, उनको मैं खुश कैसे रखूं, ये ऑरोमेट सोचता है। और वहीं पे ऑरोमेट फंस जाता है। उनकी डिमांड पूरी करते 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 ऑरोमेट फंस जाता है। नॉट ओनली फैमिली बट ऑफिस में भी ऐसी ही चीज़ें होती है कि अलग कलीग का भी वो काम खुद के ऊपर ले लेता है और वो काम करने की कोशिश करता है। जब बॉस देखता है कि कोई एक ऐसा इंसान है, वो हर एक का काम कर रहा है, तो बॉस उसको और दो काम ज़्यादा दे देते हैं। तो जब ऐसे काम जब ज़्यादा दे देते हैं तो वो फुलफिल करने को लगता है, और बहुत सारे जवाबदारियों के बोझे के नीचे वो दब जाता है। वो नहीं कर पाता है कोई फुलफिल पूरी जवाबदारियाँ, क्योंकि होगा नहीं उसके साथ में। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं और सबको डील करना है तो वो कैसे क्या होगा। मगर ये उसको नहीं अच्छा लगता है। यही उसका ईगो है कि मैं ही करूँगा। ये ईगो है उसका कि मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं ही करूँगा। और उसको वो अच्छा भी लगता है जब वो किसी के लिए करता है। मगर जब ऐसी चीज़ें होती हैं
तो क्या होता है ना कि जो बाकी के लोग होते हैं उसको ऊपर डिपेंड होने लगते हैं कि ये देख लेगा, ये कर लेगा। तो वो उनका जो काम होता है ना वो काम नहीं करते हैं, वो काम करने में आनाकानी करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, ये पूरा बोझा उसके ऊपर आता है औरंगमेट के ऊपर, और यही औरंगमेट को बीमार गिराता है। और वहाँ से उसका बिजनेस फेल्योर शुरू होता है। फिर उसको लगता है कि डर लगता है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। इस मनी लूजिंग जो अभी जो पैसा है वो जा रहा है, फियर ऑफ अननोन डिसीजेस। और जब ऐसी चीज़ें जब घटित होती हैं तो फिर वो पेशेंट बीमार गिरने लगता है। और फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है औरम के केस में, कि ही हिमसेल्फ फील्स दैट ही इज़ नॉट वर्दी टू लिव। अभी वो वर्दी नहीं रहा जिंदगी जीने के लिए। वर्दी यानी क्या, लायक, योग्यता। वो अपने आप को वो योग्य नहीं समझता है वो ड्यूटी करने के लिए, वो परफॉर्मेंस करने के लिए, वो फैमिली के लिए। जैसे ये बेटी घर छोड़ के चली गई तो अभी वो उसका जो मान सम्मान था वो तो चला गया, वो चला गया। फिर वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कतरा रहा है कि कैसे मैं उनसे के साथ में नज़र मिलाऊँ या कैसे मैं सबको ये करूँ। बाकी के लोग जो फैमिली के थे वो तो एडजस्ट हो गए, उन्होंने तो ठिकरा लड़की के ऊपर फोड़ के वो चले गए। मगर इसको बहुत ये लग रहा था कि कहीं पे बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहा है कि ये पूरा होने के लिए जवाबदार यही है, कि काश उसने कुछ नज़र रखी होती बच्ची के ऊपर, काश राह चलते उसने ये सब चीज़ें जो लोग बोल रहे थे उनके ऊपर ट्रस्ट करके रखा होता तो कुछ चीज़ें घटित नहीं होती थी। तो ये उसको अनवर्दी बनाता है। डिलीजन वर्थलेस ही इज, एंड डिलीजन अनफिट वर्ल्ड, ही इज अनफिट फॉर द वर्ल्ड। विश्व है उसमें रहने के लिए वो योग्य नहीं है, वो अनफिट है। सैडनेस कैनॉट बी कंसोल्ड, डिस्पेयर थिंग्स एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब गया है, ये चीज़ें होती हैं। और अल्टीमेटली फिर लास्ट का जो हम औरम जो पूरे लिटरेचर में हमें बताया गया है कि ही इज़ डूइंग सुसाइड, वो अपने आप को गोली मार देता है या हैंग कर देता है। तो ये चीज़ें हमें लास्ट में मिलती है कि ये सिफिलिटिक एक्ट जो हम औरम का देखते हैं कि सुसाइडल डिस्पोजिशन, थिंकिंग अबाउट सुसाइड का थिंक करके ठीक लगता है कि मैं वैसे भी योग्य नहीं हूँ तो अच्छा ये जग छोड़ के मैं चला जाऊँ। सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम थ्रोविंग वन सेल्फ फ्रॉम द विंडो, सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय ड्राउनिंग, कितने प्रकार के सुसाइडल थॉट उसको आते हैं। तो ये पूरी जर्नी थी औरंगमेट की। तो ये औरंगमेट होता है। ये गिल्ट कंसाइंस कहाँ पे आ गया ना औरंगमेट का, कि ही फील्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, कि मेरी वजह से ये सब चीज़ें घटित हुई है, मैं ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो वो खुद को दोष दे रहा है, खुद को रिप्रोच कर रहा है और खुद गिल्टी फील कर रहा है। हालांकि इसमें इसकी कोई बेटी की वजह से ये हुआ है, मगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने मेरी जो ड्यूटी थी वो अच्छे से नहीं निभाई है। तो ये औरंगमेट चलता है साथ में। जब उसने जो पैसे भी लिए थे लोगों से तो ये उसको भी वो शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं वो लोगों के पैसे कैसे दूँ, धंधा नहीं चल रहा है, उनसे कैसे नज़रें मिलाऊँ। फिर भी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको वो सब चीज़ें दूँ, मगर टाइम भी नहीं है ना हाथ में। और सब लोग ऊपर बैठे हैं, सब लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, तो वो चीज़ों की वजह से भी उसको गिल्टी महसूस होता है। और काफ़ी बार ऐसी ही चीज़ों की वजह से सुसाइड भी बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो ये है औरंगमेट में जो हमें दिखता है। ये शेड था औरंगमेट का गिल्ट कंसाइंस का, एक फिल्म का। पुराने फिल्मों में ऐसे बहुत बार देखा है हमने
जैसे एक फिल्म थी चिरंजीवी की, इंद्रा द टाइगर करके। तो उसमें उसका जो कैरेक्टर होता है वो पूरे गांव की जवाबदारी उठाता है। उनके गांव में बारिश नहीं होती है तो फिर वो सब चीज़ें, वो हवन वगैरह वो सब करता है वहाँ पे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तो उसको गांव छोड़ के शहर में आना पड़ता है। वो वहाँ पे आइडेंटिटी छुपा के रहता है शहर में। तो ये जो कैरेक्टर है उसका, वो औरंगजेब जैसे दिखता है हमें। तो उसमें एक इंसिडेंस ऐसा होता है कि उसके साथ में उसका भतीजा उसके साथ में रहता है। तो उसका अफेयर्स एक लड़की के साथ में होता है, भतीजे का। वो अदर रिलीजन की होती है लड़की, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो वो जो लड़की होती है तो वो इसके भतीजे के ऊपर लांछन लगा देती है कि इसने मुझे बहलाया है, फुसलाया है। तो ये जो चिरंजीवी होता है, तो ये सब जो वो लड़के वाले, लड़की के जो भी घर वाले होते हैं, ये जो लड़का होता है तो उसको मारने के लिए वो सब लोग आते हैं। तो चिरंजीवी जो होता है ये कैरेक्टर, वो बीच में खड़ा होता है उनके, और भतीजे को उसके पीछे लेता है और उन लोगों को बताता है कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसको सजा देने से पहले उसका जो पालनहार है उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसने उसको अच्छी तालीम नहीं दी है, उसने उसको अच्छे से संस्कार देके बड़ा नहीं किया है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ क्योंकि मैं उसका गार्डियन हूँ। तो जो भी आपको सज़ा देनी है वो आप मुझे दो। तो ये औरम होता है। तो यहाँ पे भी वो पूरी जवाबदारी खुद पे लेता है। तो ये है ना, ये औरंगजेब का कैरेक्टर होता है। बहुत सारे पिक्चर में हमने ऐसा देखा है। एक बुलंदी करके एक पिक्चर आई थी जिसमें रजनीकांत सर का जो कैरेक्टर होता है वो भी एक औरंगजेब जैसा ही एक कैरेक्टर होता है। तो औरंगजेब में सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक पूरे जो भी हमने आज केस देखा वो पूरा ही है। तो एक ही रूब्रिक जहाँ पे वो औरंगजेब ख़त्म होता है वो ऑनर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर। ये जो ऑनर है ना, ये क्या होता है ना, गुड नेम, रेपुटेशन इन द सोसाइटी, सेंस ऑफ इथिकल इंटीग्रिटी, कि ये बहुत जो बंदा है वो पूरा काम मॉरल, इथिकल, इंटीग्रिटी के लेवल पे करता है। और ये रुतबा उसने वो पूरे समाज में एक एग्जाम्पल सेट किया होता है उसने समाज के में कि ये इंसान बहुत अच्छा है, सोने जैसा इंसान है। ये है ना, ये औरंगजेब होता है। और अभी रह गया इग्नेशिया का, तो एक छोटा और वीडियो बाद में हम बना देते हैं। इग्नेशिया मुझे लगा एक वीडियो में हो जाएगा, फिर देखते हैं। सो थैंक यू। और ऐसे ही केसेस और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके कमेंट भी लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस की डिमांड की है, तो सब वीडियोस आने वाले हैं। थोड़ा समय लगता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।